भारत में शादी को पवित्र रिश्ता कहा जाता है, लेकिन क्या होगा जब यही रिश्ता एक सौदा बन जाए? जब लड़की की कीमत उसकी पढ़ाई, उसके संस्कार, उसके सपनों से नहीं बल्कि कार, कैश और गिफ्ट से तय होने लगे। हर साल भारत में हजारों महिलाएं दहेज के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। कुछ जला दी जाती हैं, कुछ आत्महत्या कर लेती हैं और कुछ की मौत को एक्सीडेंट कह के बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल रुक कर पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या दहेज हमेशा से ऐसा था? क्या प्राचीन भारत में भी दहेज लालच था, या समय के साथ एक परंपरा, एक व्यवसाय और फिर एक अपराध बन गया? और आखिर भारत को सेक्शन 304 बी जैसे सख्त कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? आज की इस वीडियो में हम दहेज की पूरी कहानी समझेंगे, उसकी शुरुआत, उसका बदलता रूप और उसके पीछे की मानसिकता, और वो कानून जो भारत में महिलाओं को सुरक्षा के लिए बनाए गए। दिस इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो फॉर डाउरी, ये वीडियो है भारत की सामाजिक सच्चाई के बारे में। डाउरी इन इंडिया, इट्स ट्रेडिशन, ट्रॉमा एंड द लॉ। शुरू करते हैं। जब हम दहेज की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्या हर गिफ्ट दहेज होता है? क्या शादी में दिया गया हर सोना इलीगल है? और आखिर स्त्री धन और डाउरी में फ़र्क क्या है? क्योंकि भारतीय समाज में इन दोनों चीज़ों को अक्सर मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन लीगली और हिस्टोरिकली दोनों हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं मानी गई। प्राचीन भारतीय परंपराओं में एक कंसेप्ट था, स्त्री धन। स्त्री यानी विमेन, धन यानी वेल्थ, यानी वो संपत्ति जो महिला की अपनी मानी जाती थी। उसमें शामिल हो सकते थे ज्वेलरी, गोल्ड, क्लोथ्स, कैश, लैंड, वैल्यूएबल्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? वो थी ओनरशिप। द ओनरशिप लीगली एंड मॉरली बिलोंग टू द वुमेन, यानी उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल महिला का होना चाहिए था। भारतीय कोर्ट्स ने भी कई जजमेंट्स में कहा है कि स्त्रीधन बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द वुमेन। लेकिन समस्या वहां शुरू हुई जब गिफ्ट्स धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बनने लगे, जब शादी रिश्ता कम और सोशल स्टेटस ज्यादा बनने लगी। और यही वो वजह थी जहां स्त्रीधन और डाउरी के बीच की लाइन ब्लर होने लगी। अगर हम दहेज का सच समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ आज के भारत नहीं बल्कि इतिहास को भी समझना होगा, क्योंकि दहेज एक दिन में पैदा तो हुआ नहीं, ये सदियों से आ रहा है और सदियों से बदलता गया। कई हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में शादी के समय गिफ्ट देने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। उस समय कंसेप्ट था वरदक्षिणा का। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार उस दौर में दिए जाने वाले गिफ्ट्स का उद्देश्य नई शादीशुदा महिला का आर्थिक सपोर्ट देना होता था। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी बदलने लगी। कास्ट हिरार्की, रॉयल स्टेटस, सोशल प्रेस्टीज और पॉलिटिकल अलायंसेस बढ़ने लगे। अब शादी सिर्फ रिश्ता नहीं था बल्कि स्टेटस अलायंस बनने लगी। राजपूत किंगडम और रॉयल फैमिलीज में ह्यूज गिफ्ट्स, गोल्ड, वेल्थ, हॉर्सेस, एलिफेंट्स और पॉलिटिकल अलायंस कॉमन होने लगे। और यहाँ से डाउरी का सोशल प्रेस्टीज एस्पेक्ट मजबूत होता गया। अब आते हैं ब्रिटिश पीरियड पर। कुछ लीगल स्कॉलर्स का मानना है कि ब्रिटिश प्रॉपर्टी सिस्टम ने डाउरी प्रॉब्लम को एक डेंजरस रूप दिया। जब प्रॉपर्टी ओनरशिप बदली तो शादी के समय दिया गया वेल्थ अक्सर हस्बैंड साइड कंट्रोल करने लगा। और यहीं से दहेज धीरे धीरे विमेन सिक्योरिटी से बदलकर ग्रूम फैमिली बेनिफिट बनने लगा, यानी लड़की नहीं, उसके साथ आने वाला वेल्थ इंपॉर्टेंट बनने लगा। 1947 के बाद इंडिया में इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात थी, लेकिन सोशल रियलिटी इतनी जल्दी नहीं बदलती। फिर एक ऐसा समय आया जब सरकार को ऑफिशियली कहना पड़ा अब बहुत हो चुका। और फिर आया साल 1961, भारत ने बनाया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। लेकिन शायद भारत को एक और सवाल पूछने की ज़रूरत थी, दहेज देना गर्व की बात क्यों मानी जाती है? क्या आज भी कई माता पिता अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स एक शादी में खर्च नहीं कर देते? क्यों कुछ लोग बेटी की शादी को सबसे बड़ा फाइनेंशियल बर्डन मानते हैं? क्यों आज भी कई घरों में बेटी के जन्म पर साइलेंस और बेटे के जन्म पर सेलिब्रेशन होता है? जब एक लड़की बचपन से सुनती है कि तू तो पराया धन है, तो अननोइंगली पूरा परिवार उसे इमोशनली टेम्परेरी मानने लगता है। भारत के NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल भारत में हजारों डाउरी डेथ दर्ज किए जाते हैं।
कई रिपोर्ट्स में एवरेज लगभग 6000 से ज़्यादा डाउरी डेथ एनुअली दर्ज की गई हैं, यानी लगभग 13 से 14 महिलाएं हर दिन भारत में दहेज से जुड़े हैरेसमेंट या वायलेंस के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असल जो संख्या है वो कई ज़्यादा है, क्योंकि हर केस ऑफिशियली डाउरी डेथ के रूप में रिपोर्ट नहीं होता। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का उद्देश्य था डाउरी देना रोकना, डाउरी लेना रोकना, डाउरी डिमांड रोकना। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? लॉ कहता है कि डाउरी इलीगल है, लेकिन सोसाइटी कई बार उसे गिफ्ट और शगुन कह के कंटिन्यू करती है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए एक लड़की जो शादी के बाद रोज़ ह्यूमिलेशन फेस करती है, ताने, प्रेशर, कंपैरिजन, डिमांड, लेकिन ये सब घर की 4 दीवारियों के अंदर हो रहा है। कोई विटनेस थोड़ी है, कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी है, तो लॉ उसे कैसे प्रोटेक्ट करेगा? और यही समझने के लिए हमें इंडियन क्रिमिनल लॉ को समझना होगा। सेक्शन 498 अल्फा आईपीसी इंट्रोड्यूस किया गया था मैरिड वुमेन के खिलाफ क्रूअल्टी को एड्रेस करने के लिए। नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस फ्रेमवर्क में इसे ब्रॉडली सेक्शन 85 से रिलेटेड माना जाता है। अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स फिजिकल क्रूअल्टी, मेंटल क्रूअल्टी, डाउरी हैरेसमेंट, सुसाइड प्रेशर क्रिएट करते हैं तो क्रिमिनल केस बन सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए एक लड़की शादी के कुछ साल बाद मर जाती है और घर वाले कहते हैं कि स्टोव बर्स्ट था, उसने सुसाइड कर लिया, ये तो सिर्फ एक्सीडेंट था। तब कैसे पता लगेगा कि सच क्या है? और शायद इसी मुश्किल ने जन्म दिया भारत के सबसे चर्चित मैट्रिमोनियल लॉ में से एक। पुराने आईपीसी में इस सेक्शन को 304 बी कहा जाता था। नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में डाउरी डेथ अब सेक्शन 80 बीएनएस के अंतर्गत आता है। इस लॉ के अनुसार अगर किसी महिला की डेथ अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में होती है, शादी के 7 साल के अंदर होती है और डेथ से पहले उसे डाउरी हैरेसमेंट फेस करना पड़ा हो, तो कोर्ट प्रीअज्यूम कर सकती है कि ये डाउरी डेथ है। इतनी ज़्यादा डाउरी डेथ शुरू होने लगी और इतनी ज़्यादा महिलाएं मरने लगी कि भारत के संविधान में उनको बचाने के लिए लॉ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब यह लॉ का सबसे अनयूजुअल और पावरफुल हिस्सा आता है। नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, लेकिन डाउरी डेथ केस में सिचुएशन अलग हो सकती है। अगर कोर्ट को ये दिखाई दे कि महिला की अननेचुरल डेथ हुई है, शादी के 7 साल के अंदर हुई है और उसे डाउरी हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा था, तो कोर्ट एक लीगल प्रिजम्पशन ले सकती है कि शायद ये डाउरी डेथ है। यानी सिर्फ लड़की के परिवार को ही सब कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, बल्कि एक्यूज साइड को भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता कि आखिर हुआ क्या था। और यही वजह है कि डाउरी डेथ लॉ को इंडिया के सबसे स्ट्रिक्ट मैट्रिमोनियल लॉ में से एक माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे कानून मजबूत हुए वैसे वैसे एक नई डिबेट भी शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इन लॉज ने हजारों महिलाओं को जस्टिस तो दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसका मिसयूज भी होने लगा। तो आखिर सच क्या था? क्या डाउरी लॉज जरूरी हैं? बिल्कुल जरूरी हैं। क्या मिसयूज डिबेट भी एग्जिस्ट करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हमें जेन्युइनली डाउरी डेथ रोकनी है तो हमें दोनों रियलिटीज को समझना होगा, विमेन सेफ्टी भी और फेयर इन्वेस्टिगेशन भी। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या सिर्फ कानून सोसाइटी बदल सकते हैं? शायद नहीं। अगर हमें सच में डाउरी डेथ्स रोकनी है तो सोसाइटी की इमोशनल प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। सबसे पहले बेटी को पराया धन कहना बंद करना होगा। दूसरा, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बेटी की शादी उनका रिटायरमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। अगर पेरेंट्स अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, फिनेंशियल अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसीजन मेकिंग देते हैं तो वो किसी भी गोल्ड सेट से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तीसरा, लड़कों को भी बोलना पड़ेगा। अगर कोई लड़का कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन फैमिली सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है, तो सवाल उठता है कि क्या वो सच में न्यूट्रल है? और शायद इतनी सारी लॉज, कोर्ट्स, सेक्शन, पनिशमेंट्स और डिबेट के बाद भी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज भी लॉ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपनी बेटियों को इंसान की तरह देखेंगे या सोशल ट्रांजैक्शन की तरह? क्योंकि जिस दिन सोसाइटी जेन्युइनली ये समझ जाएगी कि बेटी बर्डन नहीं, कि बेटियां बोझ नहीं, उसी दिन डाउरी सिस्टम की फाउंडेशन कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएगी। जितना खुश और जितनी खुशी
ये सोच के होती है कि हमारे साथ हमारा बेटा रहेगा। उतनी ही खुशी अगर ये सोच के होती कि बेटी भी हमारे साथ रहेगी, तो शायद आज डाउरी में इतनी हज़ारों लाखों महिलाएं नहीं मरती। अगर आपको भी लगता है कि दहेज सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है बल्कि एक सीरियस सोशल इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें बता सकते हैं। और मैं हूँ मेजर खुशबू पाटनी और आपका इस डिस्कशन को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम अपनी बेटियों के लिए कैसा भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।